अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि जितनी फिलंथ्रेफी, जितनी फयाजियत पाकिस्तान में होती है, दुनिया में बहुत कम ममालिक में हमने देखा। बिलखुसूस अगर आप कराची की बात करें, मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पर अगर आप देखें कराची को अगर आप फोकस करें तो उसमें कल के प्रोग्राम में हमने LRBT को डिस्कस किया था, उससे पहले NICVD, दैन वी हैव NICBD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़, इसके अलावा SIUT है, इसके अलावा सेहत के शोबों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। दैन अगर आप दूसरी दीगर जो अवामी फलाह बहबूद के हवाले से काम करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस और ट्रस्ट, उनकी वेलबींग के हवाले से, तो उसमें बहुत सारे नाम हैं। चीपा उसमें मौजूद है, उसमें सैलानी वेलफेयर मौजूद है, एंड यू जस्ट नेम इट। और आज जिस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें उसको परखने के लिए। सबसे पहले ये कि कोविड के दिनों में हमने देखा कि जब लॉकडाउन हो गया था, उस वक्त अमानतदार के नाम से एक जो है वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान में उसने काम करना शुरू किया, और जो इसके जो फाउंडर हैं, मैं बात कर रहा हूँ करीमुल्लाह अदीनी साहब की, जो पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से बहुत बड़ा नाम है। अली एसोसिएट्स जो है वो ये उनसे वाबस्ता हैं, और हमेशा जब हमें उनसे वक्त लेना पड़ता था तो बहुत टाइम लेके अपने प्रोग्राम्स वगैरह करने पड़ते थे। लेकिन फिर उसके बाद कोविड के दिनों में अल्लाह ताला ने बिल्कुल एक काया पलट दी, और वो अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल इस वक्त उन्होंने समझ लें कि वक्फ कर दिया है अपने वक्त को, प्रोफेशनल उसमें भी, और फिर अमानतदार और लोगों की फलाह बहबूद के हवाले से। तो आज चूँकि रमज़ान के तमाम प्रोग्राम्स हम इसी तरीके की, इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस और जो वेलफेयर ट्रस्ट हैं उनको हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ताकि उनका काम आप भी देखें। और असल मकसद ये है कि जो मुस्तहिकीन की खिदमत जिस तरीके से लोग कर रहे हैं, हम अपना जिस तरीके से पार्ट प्ले कर सकते हैं, हम भी उनमें आगे बढ़ें और उनके हाथ मजबूत करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो में करीमुल्लाह अदीनी साहब, आप सरपरस्त आला हैं अमानतदार ट्रस्ट के, और उनके साथ मौजूद हैं उनकी बेटर हाफ साइमा अदीनी साहिबा, जो कि ट्रस्टी हैं अमानतदार की, और इस वक्त तमाम ऑपरेशंस अमानतदार वेलफेयर ट्रस्ट के वो लेकर चल रहे हैं। करीम साहब और मैम, आपका भी बहुत शुक्रिया दोनों का, आपके वक्त का। सबसे पहले करीम साहब, मैं चूँकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने आपके साथ किए, और फिर हमने देखा कि कोविड भी आया और उसमें बिल्कुल जो है वो ज़रा चेंज हो गए मामला। तो अमानतदार, एक बार फिर मैं चाहूँगा कि ये वेलफेयर ट्रस्ट किस तरह से मारिज़ वजूद में आई, कैसे कायम हुई, और मुझे ये भी बताया कि आपने डोनेशंस चूँकि बाहर से लेने थे तो वो उसको रजिस्टर कराने में और फिर डिपॉजिट करने के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल थे, जो कि पाकिस्तान में किसी भी NGO के हवाले से होते हैं। तो हम इनके ऊपर भी बात करेंगे। पहले करीम साहब, ज़रा इसके किस तरीके से ये फॉर्म हुई हमें बता दीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम इमरान, जैसे आपको तो आप डे 1 से आप हमें देख रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र इस तरह शुरू हुआ कि नाश्ता जो हम करवाते थे लोगों को रूटीन में, हाँ। तो उस वक्त जब हमने देखा लोगों को कि वहाँ पे सफ़ेद पोश लोग नज़र आना शुरू हुए कोविड में, हाँ। जो सफ़ेद पोश लोग नज़र आना शुरू हुए, तो हमें यही ख्याल है कि ये हालात बहुत ख़राब हैं। देन वी स्टेप इनटू इट स्टार्टेड फ्रॉम द ब्रेकफास्ट, देन ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, तो फिर हम एक एक कदम आगे बढ़ाते रहें। 2 महीने 3 महीने उसके बाद जो एक प्रोसेस होता है ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करवाने का, हाँ। बस मेरे ख्याल से अल्लाह ने ये काम करवाना था, या फरिश्तों के ज़रिए अनबिलीवेबली इतने हर्डल्स किस तरह के हर्डल्स, जैसे अगर कोई एसोसिएशन बनती है और जाहिर कि ये फंड्स के ऊपर चलती है, तो एक ट्रस्ट भी होना चाहिए, उस ट्रस्ट के ऊपर लोगों का ट्रस्ट होना चाहिए, और इस पूरे सिस्टम में आपको क्या मुश्किलात दरपेश हो? देखिए, सबसे पहले तो आपका ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना है। जब इमरान ट्रस्ट रजिस्टर्ड होगा तो अकाउंट भी खुलेगा। उस ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत हर्डल्स थे, इस्लामाबाद से लेके यहाँ पे मे बी FATF की वजह से या क्या, एग्जैक्टली उस वक्त बड़े बहुत मुश्किल दौर में थे हम, और उस वक्त हर तरफ से नो आ रहा था कि रजिस्टर्ड नहीं है। इवन के EAD से परमिशन चाहिए था, फिर यहाँ से परमिशन, FBR से, यू नेम इट, के हमें अपन 10 एजेंसियों से किस तरीके से, मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह ने ये करवाया और फरिश्तों के ज़रिए करवाया, क्योंकि बहुत वहाँ पे भी कोई सैकड़ों ऐसे है जो अभी तक EAD से रजिस्टर्ड नहीं हुए, मगर अल्लाह ने मदद की, लोगों ने किया कि तो फिर कहीं जाके फिर अकाउंट खोलने का
काम हुआ। अकाउंट खोलना भी एक इट वाज नॉट एन इजी टास्क, फिर अकाउंट खोलना, फिर उसको करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, आज हम जहाँ खड़े हैं, हम बड़े फ़ख्र से ये महसूस करते हैं कि आज हम लोगों की, पूरे पाकिस्तान के सफ़ेद पोश लोगों की जो अपने हिस्से का दाना डाल सकते हैं वो हम डाल रहे हैं अपने डोनर्स की मदद से। और इंटरनेशनल जो आपके जो डायस्पोरा है वो पूरा आपके साथ मौजूद है, एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी जो है वो आपके साथ पूरे मौजूद हैं इस पूरे मुहिम के अंदर? जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही बड़ा रोल है इसके अंदर कि उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, क्योंकि हमें फिर वहाँ पे ये हुआ कि हम यूएस में या उस जगह अपने आप ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करवाएं, दैट वाज ऑल्सो अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गया। जब अल्लाह किसी से पे काम करवाने के लिए आता है फिर रास्ते आपके निकलते चले रास्ते जो है वो खुलते रहते निकलते हैं। साइमा अदीनी साहिबा, आप तो बाय प्रोफेशन आप जो है मेरे ख्याल से कुछ आर्किटेक्चर के हवाले से आपकी मसरूफियात थी, आपकी कोई फर्म वगैरह, और एक इस्टेब्लिश बिजनेस को छोड़कर आप फिर इस तरफ आई, कैसे मुमकिन हुआ, क्यों हुआ ये ऐसा? अस्सलाम वालेकुम। जब ये कोविड स्टार्ट हुआ तो उस वक्त फिर हमारा इस तरफ शिफ्ट हुआ कि इसमें लोगों ने इतनी हमारी मदद करनी शुरू की और इसमें काम बढ़ता गया। हमने फ्रेश फूड से स्टार्ट किया था, फिर राशंस, और उसके बाद पानी वगैरह का हमने शुरू किया था। तो इसके बाद जब काम बढ़ता गया तो फिर इसको मैनेज करना था अच्छी तरह से। तो इसके बाद ये हुआ कि इसमें हम लोगों ने कहा कि इसको बंद नहीं करना चाहिए, तो इसलिए वी कंटिन्यूड। इनिशियली थी ह्यूमन रिसोर्स की बड़ी कमी हुई होगी ना, जी फिर दायरे के करीम साहब जो हैं फिर वो अपना उनका जो बिजनेस है, जो और मसरूफियात हैं वो, तो फिर आप आगे बढ़ी? जी हाँ, फिर हम आगे बढ़े और इस तरह से फिर इसको मैनेज करने के लिए ऑफिस किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको रजिस्टर करवा के फिर ये यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक, अच्छा, अब किन किन एरियाज में अमानतदार इस वक्त सरगर्म अमल है, ज़रा हम पॉइंट टू पॉइंट आ जाएं। हमारे फूड प्रोग्राम्स हैं। फूड प्रोग्राम में हम डेली हाइजीनिक फ्रेश फूड देते हैं। हमारा दस्तरखान है ₹10 में, ये सफ़ेद पोश और डेली वेजेस को हम प्रोवाइड करते हैं। यानी 10 रुपए में एक वक्त का खाना? जी हाँ, एक वक्त का खाना, लंच प्रोवाइड करते हैं। और जब आप हाइजीन कहते हैं तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ किसी किस्म का नहीं, किसी भी चीज़ जी बिल्कुल नहीं, जो हम खुद खाते हैं वो ही हम उसमें इस्तेमाल करते हैं फ्रेश फूड में। और इसके अलावा फिर हम राशंस देते हैं। राशंस होते हैं मंथली, जो होते हैं 5 पर्सनस के लिए होते हैं, जिसमें एल्डरली लोग होते हैं, वुमेन, विडोज़ होते हैं और हैंडीकैप, जो कि इनको हम मंथली बेसिस पे राशंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक, अच्छा करीम साहब, ये जो लोग अप्रोच करते हैं, मैं इस वक्त बताऊं कि कल परसों का वाक़या है कि जनाब वो सब्सिडाइज फूड के कुछ स्टॉल्स वगैरह लगे थे और लोग इतने थे बेचारे कि वहाँ पर वो जम्मे गफ़ीर था, वो सब तहस नहस हो गया। क्या सिस्टम होता है असेसमेंट का आपके पास, क्योंकि अप्रोच तो हर कोई करता होगा। मुझे पता है कि 10 लोग मुझे अप्रोच करके कहते हैं कि जनाब आप अमानतदार से हमारा ये काम करा दें या आप SIUT से ये करा दें, तो वो असल मुस्तहिक हैं या नहीं है, उसके लिए क्या बेंचमार्क्स है आपके पास? हाँ इमरान, ये एक बहुत बड़ी बात है जिसके लिए मैं ये सवाल का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि अब कराची में, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में तो सबसे ज़्यादा डोनेशंस यहीं पे दी जाती है और फराई काम यहीं होते हैं, मगर कराची में, पूरे मुल्क में, हम कराची में अगर मैं नोट करूं तो यहाँ पे डोनर चल के जाता है रेसिपिएंट के पास, दुनिया भर में रेसिपिएंट डोनर के पास आता है। ये खुशनसीबी है इस शहर कराची की। इस शहर कराची की मैं फ़ख्र करता हूँ कि इस शहर कराची में कभी कोई भूखा नहीं सोता, कोई ना कहीं ना कहीं किसी कुछ को ना कुछ अल्लाह ताला ने खिला उसके रहा लिए होता लिखा हुआ है, है। ठीक खाना है, खिला कोई रहा ना कोई होता है, मौजूद होता है। कोई ना कोई मौजूद होता है। तो डेफिनेटली उसके अंदर फिर उसके अलावा जो दूसरे प्रोजेक्ट है उसके अंदर बैकग्राउंड चेक और ड्यू डिलीजेंस, ये हमारा मखसूस होता है कि ताकि गलत हाथों में ना जाए, सफ़ेद पोश को ले जाएं। तो हर इलाके में हमारे पास जो वॉलंटियर्स हैं और जो स्काउट्स हैं वो चेक करते हैं हर इलाके, कोरंगी, औरंगी या जहाँ भी हो, बल्दिया हो, लियारी हो, वो उस इलाके में जाते हैं और वहाँ मालूम करते हैं कि सफ़ेद पोश लोग कौन हैं। फिर हम उनको डबल चेक करते हैं उनके बिजली के बिल से और बाकी चीज़ें हैं, जिसके लिए ताकि सफ़ेद पोश को ही मिले जो मिले, कोई और लोगों को ना मिले, क्योंकि हमारे ऊपर एक अमानत है, हमारे कंधों पर किसी ने हम पे ट्रस्ट करके दिया है। हमारे पैसे कहीं डूब जाए हमें फिक्र नहीं है, किसी और का पैसा
तो वो हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ता अच्छा, है। इसमें भी कुछ जो है वो ट्रांसपेरेंसी है। अगर मिसाल के तौर पे डोनर अगर वो चाहे कि जनाब आपको तो अपने दिया पैसा, वो पैसा लगा कहाँ पे, किस प्रोजेक्ट में, किसके पास गया, तो सामा बीबी आप बताएंगी कि ऐसा क्या इंतज़ाम है आपके यहाँ के डोनर जो है वो रेसिपिएंट को डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है या कम से कम उसकी तसल्ली हो सकती है? जी हाँ, हम इनको जो भी डोनर्स हमें जिस प्रोग्राम में भी हमें अमाउंट्स देते हैं, तो हम उनको मंथली रिपोर्ट्स देते हैं कि आपका अमाउंट यहाँ पे यूज़ हुआ, कि हमने जहाँ जहाँ पे उसको लगाया, उसको बेनिफिशरी जिसको भी हमने दिया है उसका भी हम डायरेक्ट कांटेक्ट करवाते हैं। और ये जिस प्रोग्राम में है उसी में रहते हैं पैसे, जब तक कि ये पूरे हम उसमें लगा ना दें। उसी प्रोग्राम में हम मिक्स नहीं करते। अच्छा, यानी आपने बाइफरकेट किया हुआ है प्रोग्राम्स को फंडिंग के हवाले से, और फिर उसी की यूटिलाइजेशन मैक्सिमम उसी के अंदर जी होती हाँ, है। और हम मंथली रिपोर्ट करते हैं कि इस महीने आपका अमाउंट यहाँ पे यूज़ हुआ, किस उसमें यूज़ हुआ, उसको फिर मैसेज आते हैं उसको। ठीक, करीम साहब, ये इन चीज़ों के लिए तो बड़ा तगड़ा किस्म का ऑडिटर भी होना चाहिए, थर्ड पार्टी ऑडिट भी होता होगा, और वैसे इंटरनल ऑडिटर वगैरह भी होते होंगे, क्या इंतज़ाम है इसका? जी, क्योंकि जो लीडिंग ऑडिटर्स हैं पाकिस्तान के, हमने उनको हायर किया हुआ है, क्योंकि एक एक पैसे का हिसाब, और मेरे ख्याल से इतना फुल प्रूफ जितना हमारा इंतज़ाम है कि जो कि साइमा ने बहुत अच्छी तरह अकाउंटेंट्स रखे हुए हैं, और ये हमें ये एक फ़ख्र है कि हम जो ओवरहेड्स हैं वो हम खुद ट्रस्टीज़ बियर करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम पैसा जहाँ से आए वो उन्हीं के पास जाए और उसमें ओवरहेड शामिल ना हो। ये जो भी ट्रस्टीज़ हमसे जो हो सकता है हम वही करते हैं, ऑफिस से लेके ओवरहेड जितने भी हैं। तो एक एक पाई का हिसाब इंटरनल ऑडिटर और फिर एक्सटर्नल, जो कि हमारे वेबसाइट के ऊपर भी आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि कौन सा कितना पैसा आया और कहाँ गया और किधर लगा। असल चीज यही ट्रांसपेरेंसी है, यही ट्रांसपेरेंसी है जो कि एक ट्रस्ट डेवलप करती है, और उसके बाद जो है लोग काम करना शुरू करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली रियासत के अंदर या रियासती इदारों में या हुकूमत के अंदर वो ट्रस्ट जो है वो लैप्स है, इसीलिए लोग जो है वो ज़कात भी पहले दिन जो है वो बैंकों से अपने पैसे निकाल लेते हैं, या कि हम जिसको खुद देना चाहें हम खुद देंगे। तो ये ट्रस्ट का एलिमेंट यहाँ बहुत ज़्यादा है। मिस साइमा, ये बताइएगा कि इस काम के लिए आपको पूरी टीम चाहिए है, बड़े डेडिकेटेड वर्कर्स चाहिए हैं, वॉलंटियर्स चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उसका क्या इंतज़ाम है? आजकल के दौर में बहुत मुश्किल होता है, लोग अपने हैंड टू माउथ होते हैं अपने जॉब से, फिर वो वॉलंटरीली आपको आके ज्वाइन करें, ये कैसे मुमकिन होता है? जी हाँ, हमने मैंने ऑफिस तो हमारा है जिसमें हमने पूरा इसका किया है। इसके अलावा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स आके हमारे लिए वॉलंटरीली काम करते हैं, जिनको हम एजुकेशन हमने दी है। वॉलंटियर्स हमारे कोई, मैंने देखा कोई हमें कमी नहीं है वॉलंटियर्स का। स्काउट्स हमारे साथ हैं, सिंध स्काउट्स, कायदा स्काउट्स। तो जब आउटसोर्सिंग एक तरीके से जब आप, ठीक है जी हाँ, तो वो हम वॉलंटियर्स की अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई वो नहीं है, लोग खुद आके हमें ऑफ़र करते हैं और हमारे साथ चलते हैं जहाँ पे भी हमारा काम हो रहा होता है। ठीक, एजुकेशन के हवाले से मैंने देखा कि आपके उसके में जो है काफ़ी एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया, कुछ टेक्निकल और वोकेशनल प्रोग्राम्स वगैरह भी आप लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा कि एजुकेशन में क्या क्या काम कर रहे हैं। एजुकेशन में सबसे पहले तो ऑर्फन्स एजुकेशन पे हमारा है। ऑर्फन्स एजुकेशन और अंडर प्रिविलेज जो भी होते हैं, इसमें हमें जो भी जहाँ पे भी बच्चे होते हैं जिस लोकेलिटी में, वहाँ पर हम उनको स्कूल फैसिलिटेट करते हैं। वो वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, उनका एडमिशन हम करवाते हैं, फिर उनको मंथली उनके फीसेस हम पे करते हैं, जिसकी रिपोर्ट डोनर्स को भी जाती है। इसके अलावा हम उनको वेलबींग भी देते हैं, जो कि बुक्स, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, स्कूल बैग, शूज़ एक्सेट्रा। ईद पे हम उन्हें कपड़े प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा ऑर्फन्स एंड अंडर प्रिविलेज का है। उसके बाद हमारा हिफ्स स्पॉन्सरशिप है, जो कि 3 से 4 साल का होता है प्रोग्राम। हिफ्स, जो बच्चे हिफ्स कर रहे हैं उनके लिए? जी हाँ। अच्छा। और इसके अलावा फिर IT एंड मल्टीमीडिया स्किल्स, जो भी बच्चे सीखना चाहें, जो कि 14 to 16 ईयर्स के होते हैं, उसमें हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, जिसमें इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, मोटरसाइकिल मैकेनिक, AC रिपेयर, ये उनको सिखाते हैं। और जो कि पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते, तो फिर उनको ये स्किल्स हम प्रोवाइड करते हैं ताकि उनके लिए यूज़फुल हो फिर। ठीक है, और यकीनी तौर से आगे उनके लिए कारोबार और ज़िंदगी में जॉब्स वगैरह में भी कुछ मुआवनत होती है? जी हाँ, बिल्कुल। उनको हम आगे तक सपोर्ट करते हैं, जॉब्स के लिए भी सपोर्ट करते हैं,
बहुत से बच्चे हैं जो कि अपना कारोबार उन्होंने छोटा मोटा वो शुरू कर सकते हैं बच्चे ठीक। करीम साहब, पाकिस्तान में पीने का पानी एक बहुत बड़ा मसला है और फार फ्लंग एरियाज़ में अगर आप जाके देखें तो वहाँ पे साफ़ पानी तो दरकिनार, पानी नाम की चीज़ ही नहीं है। शुरू में काफ़ी प्रोजेक्ट्स कुछ आप लोगों ने पानी के हवाले से भी किए, पानी की सप्लाई के हवाले से भी किए, अब क्या स्टेटस है उसका? हाँ, ये देखिए पानी के दो साइड के प्रोजेक्ट, एक तो कराची के अंदर जो पानी इमरान निकलता है उसमें क्योंकि वो मीठा पानी नहीं होता, वो पानी यूज़ सिर्फ कर सकते हैं कपड़े धोने के लिए, दूसरे नेसेसिटी के लिए, नॉट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। तो वो एक बोरिंग का एक प्रोसेस है, वो अपनी जगह हमारा चल रहा है। फिर कराची में दूसरा, क्योंकि एक माफिया है पानी का, आई एम सॉरी टू से, मगर हमने उनसे टक्कर नहीं ली। हमने अब यही किया कि हम वाटर टैंकर्स, जो उसमें अमानतदार जो है फ्री वाटर टैंकर्स उन इलाकों में जो लोग, कराची की बात कर रहा हूँ, जो खरीद के पानी लेते थे, औरंगी, कोरंगी, बल्दिया से लेके मुज़ाफ़ाती बस्तियाँ, जहाँ जहाँ खरीदते हैं, हम उन्हीं जो जो टैंकर्स हैं उन्हीं को हमने पैसा देना शुरू किया कि आप इनसे पैसे नहीं लें, हम आपको पैसा देंगे। अच्छा। तो वो जाके तो उनका अगर दिन का 200, 400, 500 बचता है तो महीने का उनका इतना बच जाता है, तो वो पैसे कहीं और मीनिंगफुल अमाउंट उनके सेव हो जाती है। फिर इंटीरियर सिंध में हमने हंड्रेड्स ऑफ वो जो हैंडपम्प लगवाए हैं, वेल या कुआं खुदवाना, जो कि बड़ी सदका जारिया चीज़ है, उसमें मेरे ख्याल से हम कराची से इनिशियली स्टार्ट आपने इसी से लिया था, शुरू किया था, इन्हीं चीज़ों से किया था। फिर लोगों ने अपने मरहूमीन के सदका जारिया के हवाले से चीज़ें करना शुरू की और वहीं से फिर मामलात जो है वो आगे बढ़े। एग्जैक्टली वो तो अब हम मीरपुर खास से आगे तक चले गए हैं। तो अब वो मीठा पानी और फिर वाटर कैंस, जिसके अंदर वो उनके मटके होते थे, वाटर कैंस और उनका एक एक चीज़, और फिर मॉनिटरिंग, उसकी मॉनिटरिंग, क्योंकि लगा के चले जाना तो बहुत आसान है, मगर उसको मॉनिटर करना, फिर एक एक चीज़ देखना, वहाँ पे आदमी को डेजिग्नेट करना। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हंड्रेड्स ऑफ, ये पूरा सिस्टम है ना सर, ये मतलब ये कि आपने पूरी वर्कफोर्स आपको चाहिए, पूरा सिस्टम इसको मैनेज करने के लिए। सिर्फ लोगों से पैसे लेके और दे देना काफ़ी नहीं होता, पूरे सिस्टम को बड़ी जिम्मेदारी की चीज़ है। अच्छा, अब मिस सामा ये बताइएगा, कराची में मतलब जब आपने ज्वाइन नहीं किया था, इस फुल फ्लेज इसमें नहीं आई थी, हम हमेशा देखते थे कि कराची में बहुत बड़े बड़े दस्तरखान रमज़ानों में हुआ करते हैं, सहरी के लिए, अफ्तार के लिए, और राशन बैग्स वगैरह लोग जो है बहुत खैरात करते हैं, सदक़ात, ये सारी चीज़ें। बट इस साल जो हमें पता चल रहा है, जो महंगाई है तकरीबन 40% के करीब जो है उन बैग्स की डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क पड़ा है, इतनी महंगाई हो गई है। आप लोग किस तरह से देख रहे हैं, कैसे? क्योंकि लोगों को सस्ती चीज़ें आपने देना है, यकीनी बनाया है, लेकिन पीछे से तो आपको भी माल महंगा ही मिल रहा है ना, जहाँ से भी आप ले रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमें काफ़ी मुश्किलात हुई हैं, इस वजह से हमारा लेट भी हो गया, क्योंकि पीछे से हमें सप्लाई नहीं हो रही थी, आटा नहीं था शुरू में, अभी भी नहीं है, बहुत सारे मुझे पता है कि अभी भी बहुत मसाइल आटे के हवाले से। जी हाँ, तो इसमें हमें काफ़ी मुश्किलात फेस हुई हैं, इस वजह से हमारा राशन हमारा अभी भी लेट हो गया है, आजकल हमारा जारी है। तो ये बजट भी आउट हुआ है, बजट करीम साहब, आप जिस तरीके से कह रहे हैं तो आपको तो सारा ही बजट आउट हो गया। अब मुझे बताइए कि ये डॉलर रुपी पैरिटी जो इस वक्त थी, क्योंकि कंटेनर्स के जो है वो पोर्ट के ऊपर काफ़ी खड़े हुए थे और उनकी एलसीज नहीं खुल रही थी, बहुत सारा माल उसके अंदर मौजूद था, और ये दवाओं से लेकर, दालों से लेकर दवाएं तक उसके अंदर मौजूद। क्या इम्पैक्ट पड़ा इन चीज़ों के ना होने से? फिर डॉलर जो है इतना वल्नरेबल था कि इसमें क्या मसाइल हुए आपको? देखिए, इसमें सबसे पहले मसाइल कि सफ़ेद पोश लोगों की तादाद इमरान बहुत बढ़ गई। हमारे 2 आउटलेट्स हैं जो हम राशन और बाकी, उसमें क्योंकि लोग मैं शायद हम जब कराची को कहते थे ना कि यहाँ कोई भूखा नहीं सोता, तो बड़ा अफसोस से अब कहना पड़ रहा है कि अब लोग भूखे सोते हैं। अब ये शहर अब गरीब परवर शहर तो था, मगर महंगाई आउट ऑफ रीच हो गई, क्योंकि जब आपको दाल नहीं मिलेगा, चीज़ें नहीं मिलेगा, हमने ऑल्टरनेट्स किए, मगर जो जिस तरीके से मुश्किलात हमें हुई, हमारी टीम को माशाल्लाह ये पूरा खाने का एक प्रोसेस, हमारे जो दूसरे ट्रस्टी हैं मिर्ज़ा शाहिद बेग साहब, वो देखते हैं, वो पूरा वो कहाँ से उन्होंने अरेंज किया, और अब्बासी साहब ने कहाँ से अरेंज किया। ये बस वही उनकी है कि जो लोग शामिल होते हैं कि कारवां बनता रहा। बिल्कुल।
अच्छा, अब एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, जिसके बाद मैं जानना चाहूँगा कि जनाब आपके दस्तरखान से डेली कितने लोग फैज़याब होते हैं, मुस्तफ़ीद होते हैं, कुछ आदाद शुमार के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है वो डेटा का है। हमारे पास पाकिस्तान में डेटा नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मसला जो है वो हमारी जो पैरेलल और अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है। नंबर्स हमारे पास पूरे नहीं है। कराची 2.25 से 3 करोड़ का शहर है और उसको गिना जाता है 1 करोड़ 60 लाख। ये बुनियादी मसाइल किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इस पूरे सिस्टम में, एक छोटे से ब्रेक के ऊपर इसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक। करीमुल्लाह दीनी और सायमा दीनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमानतदार वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से। जी करीम साहब, बात हो रही थी कि पाकिस्तान में आदाद शुमार के हवाले से कितना मुश्किल होता है जब आप इस तरह का कोई भी काम करने जाते हैं तो लोगों के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, नंबर्स का नहीं पता होता कि कितनी मिसाल के तौर पे स्लम एरियाज़ हैं, वहाँ पे कितनी आबादी में कितने लोग मौजूद हैं। जो डेटा कलेक्शन है ये कितना मुश्किल होता है आप लोगों के लिए? ये इमरान, ये मुमकिन अभी तक तो मुमकिन नहीं हुआ, क्योंकि वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि ये कलेक्शन हमें मिल जाए। अब तो सेंसस हो रहे हैं, देखते हैं कि इसमें क्या होता है, मगर वो जो डाटा कलेक्शन क्योंकि डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो इस वजह से हमें बहुत इशू होता है। डोर टू डोर जाके कितने लोग हैं, क्या करना है विद रिगार्ड टू राशन, कॉलोनी राशन देना और भी चीज़। मतलब अगर आपको याद होगा, जब एक ज़माने में राशन कार्ड वगैरह पाकिस्तान में था तो एक समझ लें कि डॉक्यूमेंटेशन थी, पता होता था लोगों के हवाले से। आज हम बात कर रहे हैं मोटरसाइकिल को अगर सब्सिडी दी जाए तो क्या इनफैक्ट वही राशन कार्ड वाला ही सिस्टम है ना, इंडिया में वो सिस्टम अभी तक है। तो कम से कम हमारे यहाँ नंबर्स का हमें पता होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होनी चाहिए हमारी पूरी इकॉनमी। जी बिल्कुल, और आपको हैरत होगी कि अब हमने अपना अमानतदार का राशन कार्ड है बाकायदा, जिस तरीके से शायद आप तो बड़े कम उम्र के, हमने वो राशन कार्ड की एज, वो टाइम देखा है हम लोगों ने। तो वो राशन कार्ड जिसमें कितनी फैमिली के मेंबर, हमने उसी टाइप का वो डिज़ाइन किया है। और हर इलाके में एक्चुअली हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो हर इलाके से डाटा लाते हैं हमें कि यहाँ पे ये सफ़ेद पोश है, उनको जाके देखना। और फिर खुलफा राशिदीन का जो एक तरीका था जिसमें क्या कहते हैं उसको, सिलसिला इस्लाफ। हाँ, सिलसिला तरीका इस्लाफ, उसमें रात को हमारी टीमें जाती हैं। अच्छा। रात को 12 बजे से सुबह तक वो उन घरों में जाके अंधेरे में उनका दरवाज़ा नॉक करके उनको देते ताकि उनकी खुददारी और उनकी सफ़ेद पोशी बरकरार रहे, उनका जो है वो उनका भरम रहे। मोहल्ले वालों को बिना पता चले नहीं, मोहल्ले वालों को बिना पता चले। कुछ लोग मतलब कुछ बाज़ दफ़ा मोटिवेशन के लिए विद परमिशन हम तस्वीर लेके, ताकि लोग मोटिवेट पता हो, लोगों को पता चले, हम लोगों को पता चले पैसे का हम ये कर रहे हैं और लोग मोटिवेट करके आएँ। क्योंकि इस्लाम कहता है आप चाहे दिखा के दें या आप छुपा के दें, इसलिए ये एक हदीस है बहुत। तो हमने ये बाकायदा फतवा लिया है और उनसे पूछ के या हम चेहरा ब्लर कर देते हैं उनका, ताकि मैंने देखा आपके एडवर्टाइजमेंट में चेहरा ब्लर हुआ होता है लोगों का, चेहरा ब्लर कर देते हैं ताकि उनकी रोज। अच्छा, अब सायमा दीनी साहब ये फरमाइएगा, ये आपका जो दस्तरखान है जिस पे एक वक्त का खाना 10 रुपए का मिलता है, ये मुफ्त का भी तो आप दे सकते थे। और दूसरा ऐसा क्यों, और दूसरी चीज़ ये कि कितने लोग इससे फैज़याब होते हैं, मुस्तफ़ीद होते हैं डेली की, क्या आपका एक सर्कल जो है उस मुझे बताइएगा। डेली हमारा ये लंच पे होता है, इसमें 1000 लोग आते हैं जो कि लंच 1000 लोग। जी हाँ, 1000 लोग आते हैं यौमिया। दस्तरखान 1 है और दस्तरखान 2 दोनों मिला के, तो ये 10 रुपीज़ में लेते हैं। तो लोगों को वो नहीं होता कि ये हम मुफ्त में ले रहे हैं। तो वो 10 रुपीज़ दे के बहुत खुददारी के साथ वो वहाँ से ले सकते हैं। और तो फिर असल मकसद ये कि उनकी इज्जत नफ्स जो है वो मजरू ना हो, सस्ती चीज, सब्सिडाइज चीज वो ले रहे हैं, कोई फ्री में किसी को नहीं मिल रहा, फ्री में नहीं मिल रहा है। ठीक है, देयर इज नो फ्री लंच। जी ठीक। अच्छा, अब ये मैं जानना चाह रहा था कि कितने जाहिर है बहुत लोग काम कर रहे हैं, क्या मतलब हम इसमें रियासत की नाकामी कहें या क्या कहें, क्योंकि अगर ये पैरेलल सारे इदारे, छोटे छोटे बड़े बड़े इदारे ना काम कर रहे हो तो फिर तो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है करीम साहब। मैं लिटरली कराची, मैं तो क्योंकि हम यहीं पे बॉर्न एंड रेज्ड हियर, हमें ये अगर पैरेलल ना करें, मैं आज इफ़ वी गो बैक 20-30 ईयर्स बैक, कोई एक्सीडेंट भी हो जाता था तो
लोग रोडों पे पड़े रहते थे, उठाने वाला नहीं होता था। ये फलाही इदारे हैं, चाहे इसमें ईदी हो, छिपा हो, मैं सबको, और सर ये हर लोगों आदमी का इन भी लोगों वो है, का। ये कराची के लोग हाँ। जो है, अगर कोई किसी के साथ मसला हो जाता है, कोई बाइक की टक्कर या कोई, तो 10 बाइक्स जाके रुक जाती है, सारी गाड़ियां जाके रुक जाती उनका हैं। बस लिटरली ये रोड पे हमने देखा है। बिल्कुल, और लोग जमा हो जाते, लोग किसी तरह हेल्प करने की कोशिश करते हैं। अभी 1 हफ्ते पहले मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, इनका काला बोर्ड की तरफ मोटरसाइकिल से, मगर लोगों ने इकट्ठा करके एम्बुलेंस बुला के कोई गाड़ी में उठा के उनको ले गया, जिससे उसकी जान बच गई। ये लोगों में अभी भी मोहब्बत है, यहाँ पे खुलूस है, लोग दर्द रखते हैं, और यही हमारा हुस्न है। और यही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का कराची के वही लोग जो बेचारे लूटमार का शिकार हो रहे हैं, कराची का पढ़ा लिखा लड़का जो है वो फूड पांडा जो है वो कर रहा है, आपके राइड कर रहा है, वो करीम में राइड कर रहा है, और जो और जगहों के लोग हैं वो आके यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, बहरहाल अच्छा, अब आगे क्या क्या प्लान्स हैं सामा? अब हम आगे निकले ज़ाहिर के एजुकेशन के बाद क्या सिलसिला है आपका, और जो प्रोग्राम है ज़रा उसके ऊपर भी बात करें। इसके बाद हमारा कम्युनिटी सपोर्ट का प्रोग्राम है, जिसमें कि हम स्मॉल बिजनेस लोगों को लगा के देते हैं, कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, स्विंग मशीन्स देते हैं। ये वुमेन एम्पावरमेंट से भी ये होता है, मर्ज होता है। तो लेडीज़ को हम जिनको कुकिंग आती है या जिनको और कोई स्किल सीखना होता है, ब्यूटिशियन कोर्सेज, और जो उनको करना होता है बिजनेस अपना, उनको सेट करके देते हैं। अच्छा, इसमें कितने ऐसे लोग हैं कि जो आपके ही इदारे में फिर आके, क्योंकि आपको भी तो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए ना अपने उसके लिए। जी जी बिल्कुल। तो वो रेडी होते हैं कि जब भी हम, वो खुद आते हैं कि हमें आप जो भी हम उनसे वॉलंटियरिंग करते हैं वो हमारे लिए, और वो खुद आके हमें भी, वो हम उनसे कांटेक्ट रखते हैं फिर। ठीक है करीम साहब, फाइनेंशियल मामलात और पब्लिसिटी और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, और ऑपरेशंस जो हैं वो आपकी एहलिया देख रही हैं। ये बताइए कि अब कितना असर पड़ा महंगाई के इस दौर में, स्पेशली एक्सपैट्रिएट्स जो डायस्पोरा है पाकिस्तान में, जो पैसे भेजता है और जिनकी वजह से आप खड़े हुए। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में लोग जो है वो भी आपके साथ हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी सपोर्ट है आपको उन लोगों की। इस मौजूदा हालात में डॉलर रुपी पैरिटी को देखते हुए कितना फ़र्क पड़ा है आपके इन्फ्लोज के अंदर? देखिए, मार्च 2020 में शुरू किया था हमने, 3 साल, आज हम 3 साल पे खड़े हैं माशाल्लाह, और तीसरा साल है। 3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह आज हम, बस ये आपको भी पता है कि हम 3 साल में कहाँ कहाँ चले गए। हाँ। ये अल्लाह करवाता है। तो हमें इस साल बहुत महसूस हुआ कि जो फंडिंग हमें पहले होती थी, पिछले साल भी, उससे पहले भी, इस दफ़ा वो फंडिंग नहीं हुई। मे बी नेगेटिव वाइब्स कुछ ज़्यादा फैल गई, या हर आदमी शायद प्रॉब्लम में, ओवरसीज प्रॉब्लम में, ओवरसीज भी प्रॉब्लम में सर, वहाँ के अपने मसाइल हैं हाँ, सारे। अपने मसाइल है। मगर ये हमें बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इस दफ़ा लोग, हमारे पास जो डोनर्स कम हो गए और लोग बढ़ गए। तो रेसिपिएंट्स बढ़ गए, रेसिपिएंट बहुत बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं। अभी हमने 1000 राशन के करीब तकसीम किया है, और मगर राशन में भी हम जो हम खुद खाते हैं वही देते हैं। अच्छा, ये कोई हम कंपेयर नॉट एट ऑल, या हम ना दें या देना है तो जो हम खाते हैं हम वही चीज़ राशन देते हैं लोगों को। तो वो ये हमें प्रॉब्लम है इस वक्त, और हम कहेंगे कि लोग आगे बढ़ें, जो साहिब हैसियत है तो सपोर्ट करें, और आके ट्रांसपेरेंसी जरूर स्टॉप देखें। गैप अरेंजमेंट, आइडियली ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट होना चाहिए, और फिर रियासत की जिम्मेदारी है। तो कभी सोचा आपने कि इसका एक हल क्या होना चाहिए कि जनाब हमारे सरकारी इदारे और जो रियासत की जिम्मेदारी हैं वो किस तरीके से, ये तो अच्छी बात है कि जनाब इतनी फिलंथ्रफी हो रही है, पाकिस्तान में कॉर्पोरेट फिलंथ्रफी जिस तरीके से हो रही है वो भी शायद कहीं नहीं होती है। आप थर जाके देखें, बदल दिया थर का नक्शा बिल्कुल। तो ये अल्टीमेट हल क्या है इसका? ये ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से वेलफेयर ट्रस्ट जो हैं उनको वो फलती फूलती रहें, आगे बढ़ती रहें, और वो ये तो सारे रियासत के काम है। अब मैं पॉलिटिकल तो नहीं, पॉलिटिकल ना भी हो, लेकिन एक आइडियल सिचुएशन है, आइडियल सिचुएशन जो शायद कुछ डीएनए इशू है, मे बी, आई डोंट नो, कि अभी हम 75 साल में खड़े हैं पाकिस्तान को। तो अब मतलब टुडे इज़ द डे, हम आज से तय करें कि यार इस मुल्क में, जो मुल्क 10 मुल्क है पूरी दुनिया में जिसमें लोवेस्ट पीक समुंदर और हाईएस्ट पीक K2 है, उसमें हर किस्म की सब्जी और फल उगते हैं, वो मुल्क साल के चारों मौसम में वो मुल्क कैसे ऐसे हो सकता है कि वो डिफॉल्ट कर रहा हो? ये आज तक नहीं समझ में। तो कहीं ना कहीं देयर इज अ प्रॉब्लम, वी नीड समथिंग, बात जो आप ठीक है। अच्छा, ठीक। हाँ।
जी मिस सामा, अब ये बताइएगा कि वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आपने बात की, क्या मज़ीद इसके हवाले से प्लान है, इन फ्यूचर क्या प्लान्स हैं? क्योंकि अब ये चल रहा है सिलसिला, तो अच्छी बात है चल रहा है, लेकिन इसको इंगेज करना है, आपने किसी को कोई हुनर सिखा के देना है, उसके अपने पैरों पे खड़े हो जाए वो। जी हाँ, ये हम अभी भी कर रहे हैं। हमने शुरू कर दिया है कि वुमेन एम्पावरमेंट में जो विडोज़ होती हैं, विडोज़ को हम सपोर्ट करते हैं, उनके बच्चों को करते हैं। तो विडोज़ को स्पेशली, या फिर जो भी वो करना चाहें, जो कि अंडर प्रिविलेज हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं। वो जो भी उनको स्किल आती है फिर उनको करते हैं, उनको फिर ये फीडबैक भी लेते हैं कि किस तरह से जा रहा है। कोई भी उनको सपोर्ट होती है तो हम उनका साथ देते हैं फिर। ठीक है करीम साहब, लास्ट मिनट्स हैं, अब ये बताइएगा कि प्रायोरिटी अगर हम दें तो क्या चीज़ें बेहतर ऐसी हो सकती हैं जो अगर कुछ ग्लिचेस हैं, कुछ इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, तो वो हल हो, और आप लोग कम से कम आप समेत दीगर जो वेलफेयर ट्रस्ट और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बेहतर तौर पर काम कर सकें? देखिए, टॉप प्रायोरिटी इज़ एजुकेशन, और हम इस चीज़ से निकल जाएं कि हम कोई कारोबार करना, ये इस चीज़ से निकल, छोटा भी कारोबार करें। लोगों को हमने बहुत कारोबार कराएं। जो आप 17 साल पढ़ के आप एमएससी किया और आपने 50,000 की जॉब मिली, उन लोगों को जो मैट्रिक पास है, हमने जब जिनको कारोबार छोटे छोटे लगाए, वो 1.5 लाख रुपए कर रहे हैं। खुदा के लिए आप इस चीज़ से हट जाएं कि कोई काम छोटा है, कोई काम बड़ा है, मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं बन सकता, ये ना करें। ये जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में स्टार्टअप्स के हवाले से अगर आप बात करें तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें, और बड़ी हैं पाकिस्तान और बड़ी हैं आगे। मैं आपको बताऊं, अगर सब्जी वाले का बेटा है, आज वो मेरे ऑफिस में जो है, वो हमने उसको जॉब दी अपने ऑफिस में। इस वक्त वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है आईटी का, और सब्जी वाले का बेटा है। उनको हमने पूरा कंप्यूटर सिखाया, और तो उसका पूरा लाइफ स्पैन, पूरी जनरेशन चेंज हो गई। अब ये जरूरी नहीं सब्जी वाले का बेटा सब्जी वाला रहे या मजदूर का बेटा मजदूर रहे। भी तो बड़ी जिद्दत आ गई है ना, सब्जियां ऑनलाइन बिजनेस आ गए हैं पाकिस्तान में। सब्जियों में बहुत सारी, अब आप देखें कि वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, बहुत मतलब ये तो एक इनकलाब है इंटरनेट का इस वक्त, जिसको यूज किया जा सकता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, अब हम इसको पॉजिटिव लें अगर, तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। इस वक्त बहुत डिमांड है आईटी की, और हमें थोड़ा सा हालात सही हो तो बहुत बिजनेस जो है आईटी का पाकिस्तान आ सकता है, हमारे पड़ोसी मुल्क से। बस हम दुआ करते हैं कि इसके ऊपर भी कोई तवज्जो दे और हालात बेहतर हो। ये मिस सामा, लास्ट हम देखते हैं कि अक्सर ख़वातीन जो है ना, वो उनके बड़े निराले शौक़ होते हैं, वो आपके दस्तकारी वगैरह, उनकी एग्जीबिशन और सारी चीज़ें, और असल में जाके देखें तो वो जो इंटीरियर में थर से, जहाँ से लोगों से ख़वातीन से बनवा के लेके आई थी, बड़ी क्लासिक वहाँ पर ह्यूमिलेशन की वो मिसाल होती है कि उनको कुछ नहीं मिलता, बीच के लोग जो है वो सब कमा लेते हैं। ऐसा आप फील करती हैं इस चीज़ को? जी हाँ, बिल्कुल। इनके ये भी हम प्रमोट अब करेंगे अपनी वेबसाइट पे, उनको डायरेक्टली हम अप्रोच करके वो हमारे पास रखवा सकती हैं। तो इस पे अभी काम हो रहा है, इस प्रोग्राम पे। इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करीमुल्लाह दीनी और साइमा दीनी, आप दोनों हमारे प्रोग्राम में शरीक थे। नाज़रीन, अपनी ज़कात, सदक़ात, खैरात, अतियात अपने इर्द गिर्द लोगों को दीजिए, जो मुस्तहिक़ीन हैं उनको दीजिए, और ऐसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस जिनको आप समझते हैं, हम उनका काम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। बाकी आप ख़ुद अपने जो है अपनी आमदन का मसरफ़ बेहतर तौर पर समझते हैं तो कीजिए, बिल्कुल करना चाहिए, कार्य खैर है। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।